हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा को हिंदी में काला मोतिया भी कहते हैं। तो इस वीडियो को हम हिंदी नोट्स के साथ पढ़ेंगे। यदि आप इंग्लिश में चाहते हैं तो कमेंट करना, इसको और ज़्यादा डिटेल में इंग्लिश में पढ़ेंगे। ग्लूकोमा आई जो होती है आँख, उसकी एक डिसीज कंडीशन होती है जिसमें आँख का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है, जिसको आईओपी कहते हैं, वो बढ़ जाता है। और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने के कारण से ऑप्टिक नर्व जो होती है वो डैमेज हो जाती है, उसको क्षति पहुंचती है। और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के कारण से देखने की क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाती है, और उसी कंडीशन को ग्लूकोमा कहा जाता है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है वो आई बॉल जो होती है, उसका जो एंट्री चैम्बर जो है उसके अंदर एक फ्लूइड जो होता है, तरल, वो मौजूद होता है, जिसको एक्वास ह्यूमर कहते हैं। ये एक्वास ह्यूमर जो है उसका जो प्रेशर होता है उसी को इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहा जाता है। इस एक्वास ह्यूमर का निर्माण जो है वो सिलेरी बॉडी जो है उसकी जो एपिथेलियल लेयर जो होती है वो करती है। उसके बाद ये सर्कुलेट होकर ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो होता है वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर अवशोषित हो जाता है। जितना इसका निर्माण होता है उतना ये एब्जॉर्ब होता है। उसके कारण से इसकी मात्रा और इसका दबाव जो होता है वो एक तरह से निश्चित रहता है या कांस्टेंट रहता है। सामान्यतया इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो रहता है वो 10 से 20 mm ऑफ Hg होता है। किसी कारण से यदि ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है आईओपी वो 21 mm ऑफ Hg से अधिक बढ़ जाता है, तो उसके कारण से ही ग्लूकोमा की कंडीशन उत्पन्न होती है। तो ये तो ग्लूकोमा हो गया। फिर ग्लूकोमा के कारण के किन कारणों से होता है, तो ग्लूकोमा जो है उसका होने का प्रमुख कारण जो है वो तो एक्वास ह्यूमर जो होता है उसका निर्माण ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, और साथ ही एक्वास ह्यूमर का अवशोषण जो हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, वो कम हो रहा है। तो उसके कारण से ग्लूकोमा हो सकता है। एक किसी प्रकार की कोई जन्मजात विकृति है तो उसके कारण से ग्लूकोमा हो सकता है। कुछ फैक्टर होते हैं जोखिम कारक होते हैं जो ग्लूकोमा की संभावना को बढ़ा सकते हैं। जैसे एक तो अधिक आयु, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो है उसमें रेजिस्टेंस हो सकता है और उसके कारण से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एक उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो उसके कारण से भी रेजिस्टेंस होगा और एक्वास ह्यूमर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। एक डायबिटीज़ के कारण से माइक्रोवास्कुलर डिसीज कंडीशन हो सकती है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं, उसके कारण से भी वहाँ से अवशोषण नहीं हो पाएगा। एक लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग जो होती है, जैसे डेक्सोना आई ड्रॉप जो होती है, उसका यदि इस्तेमाल किया जाता है तो उसके कारण से भी एक्वास ह्यूमर जो है उसके सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है और उसके कारण से उसकी मात्रा बढ़ सकती है। एक पारिवारिक इतिहास, परिवार में किसी को ग्लूकोमा है तो उसके कारण से भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक आंखों में किसी प्रकार की कोई सर्जरी है, जैसे कि कैटरेक्ट जो है उसका ऑपरेशन करवाया गया है तो उसके कारण से भी हो सकता है। इसके अलावा आंखों में चोट लगने के कारण से या आंखों में किसी प्रकार का कोई संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाए तो उसके कारण से भी ग्लूकोमा जो है वो हो सकता है। तो ये तो इसके रिस्क फैक्टर जो है वो हो जाएंगे। फिर इसके टाइप की ग्लूकोमा कितने प्रकार का होता है या इसका वर्गीकरण। तो ग्लूकोमा जो है उसके कई टाइप होते हैं। उसमें एक तो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है कि एंगल जो होता है वो तो खुला रहता है, लेकिन ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो होता है, जो कि कैपिलरी का पूरा नेटवर्क होता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है और रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के कारण से वहाँ पर एक्वास ह्यूमर जो है उसका अवशोषण नहीं हो पाता और उसके कारण से एक्वास ह्यूमर जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और ग्लूकोमा की कंडीशन हो सकती है। तो एक तो ओपन एंगल ग्लूकोमा हो गया। दूसरा एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है। नाम से एंगल क्लोजर, तो इसमें क्या होता है कि आइडोकॉर्नियल एंगल होता है, जहाँ से एक्वास ह्यूमर का बहाव होता है उसके अंदर ब्लॉकेज होता है, वो बंद हो जाता है और वो बंद होने के कारण से एक्वास ह्यूमर फ्लूइड है उसका बाहर की तरफ प्रवाह नहीं हो पाता, वो अवरुद्ध हो जाता है और उसके कारण से भी फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है और ग्लूकोमा हो सकता है। तो वो तो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो गया। तीसरा जन्मजात या कंजेनाइटल ग्लूकोमा होता है। जन्मजात ग्लूकोमा शिशु और बच्चे जो होते हैं उनमें होता है। यह किसी जन्मजात कारण से होता है कि जन्मजात ही किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट है या कोई खराबी है और उसके कारण से भी एक्वास ह्यूमर जो है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा या उसका अवशोषण नहीं हो पाता है और उसके कारण से कंडीशन उत्पन्न होती है। तो ये तो इसके टाइप जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है ग्लूकोमा जो है उसके साइन एंड सिम्टम, इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो ग्लूकोमा में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें एक तो प्रेशर जो बढ़ने के कारण से दबाव पड़ता है, उस दबाव के कारण से आंखों में दर्द होता है। तो आंखों में दर्द होता है, आई पेन होता है। ये आंखों में दर्द जो होता है वो अचानक से होता है और शार्प होता है, मतलब सीवियर और शार्प होता है, तेज दर्द होता है। आंखों में
दर्द के साथ साथ उसको सिर दर्द जो है, हेडेक, वो भी हो सकता है। इसके अलावा जी मिचलाना, उल्टी होना, नोजिया और वोमिटिंग जो है वो भी हो सकते हैं। एक आंखों के आगे इंद्रधनुष जो है, मतलब हेलोज अराउंड लाइट, तो लाइट के चारों तरफ इंद्रधनुष जैसा घेरा जो है वो दिखाई देता है। ये ग्लूकोमा का मुख्य लक्षण होता है, जिसमें लाइट के चारों तरफ इंद्रधनुष जैसा दिखाई देता है। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व जो है वो दबने के कारण से धुंधला दिखाई देने की समस्या हो सकती है। एक प्रेशर बढ़ने के कारण से अत्यधिक मात्रा में आंखों में पानी आ सकता है, मतलब लैक्रिमेशन जो है वो हो सकता है, आंसू ज़्यादा आ सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम होने के कारण से नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है, और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के कारण से दिखाई देना बंद हो सकता है, मतलब ब्लाइंडनेस जो है वो हो सकती है। ग्लूकोमा जो होता है वो अंधता का दूसरा बड़ा कारण होता है। तो ये तो इसके लक्षण जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है ग्लूकोमा जो है उसका डायग्नोसिस, मतलब इसका निदान जो है वो कैसे किया जाता है। ग्लूकोमा में जो जांचें की जाती है उसमें एक तो ऑप्थेल्मोस्कोपी की जाती है। ऑप्थेल्मोस्कोपी के द्वारा ऑप्टिक नर्व जो है उसमें किसी खराबी या उसमें एट्रोफी जो है उसका पता लगाया जाता है। दूसरा स्लिट लैम्प टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। स्लिट लैम्प टेस्ट के द्वारा पेरिफेरल विजन लॉस जो है उसका पता लगाया जाता है कि विज़न कितना लॉस हो चुका है उसका पता लगाया जाता है। तीसरा टोनोमेट्री होता है। टोनोमेट्री के अंदर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है टोनोमीटर, उस टोनोमीटर के द्वारा इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होता है आईओपी उसको मापा जाता है। यदि 21 mmHg से ज़्यादा है तो वो ग्लूकोमा को इंगित करता है। एक स्नेल ऑप्टिक चार्ट होता है। स्नेल ऑप्टिक चार्ट के द्वारा विजुअल फील्ड जो है उसका चेक किया जाता है, उसकी जाँच की जाती है। तो ये तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो जाएगा, जो इसमें इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसका चिकित्सीय या मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो, किसमें क्या ट्रीटमेंट होता है। तो चिकित्सीय प्रबंधन या मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर ड्रग यूज़ की जाती है। उसमें एक तो मायोटिक ड्रग जो है वो काम में ली जाती है। मायोटिक ड्रग जो होती है वो एक्वास ह्यूमर जो है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाती है और उसके द्वारा उसके बाहर के प्रवाह जो है उसको बढ़ाने का काम करती है। जो मायोटिक ड्रग यूज़ की जाती है उसमें कार्बिकॉल है, पिलोकार्पाइन है, इत्यादि काम में लगते हैं। दूसरा बीटा ब्लॉकर होती है। बीटा ब्लॉकर जो होती है वो एक्वास ह्यूमर का निर्माण जो है वो कम करती है। जो बीटा ब्लॉकर काम में लेते हैं टिमोलोल है, मेलिप्रानोलोल करके होता है, बिटाक्सोलोल करके होता है, इत्यादि काम में लेते हैं। तीसरा प्रोस्टाग्लैंडिन होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती है वो एक्वास जो है उसके ड्रेनेज को बढ़ाने का काम करती है, जिसे बाइमाप्रोस्ट होता है, लेटेनाप्रोस्ट करके होती है, इत्यादि काम में लेते हैं। एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक जो है वो काम में लेते हैं। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक जो होती है वो सीरम ऑस्मोलिटी जो है उसको बढ़ा देती है, उसको बढ़ा के एक्वास जो उसको बाहर निकालने में मदद करती है। ये तो इसका चिकित्सीय प्रबंधन जो होता है वो हो जाएगा। यदि मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं होता है तो उसमें फिर सर्जरी की जाती है। सर्जरी के अंदर एक तो लेज़र सर्जरी जो की जाती है। लेज़र सर्जरी में एक लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी की जाती है। लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी के अंदर ट्रेबिकुलर मैश वर्क जो है उसको रिपेयर किया जाता है। रिपेयर करके वहाँ से ड्रेनेज जो है उसको बढ़ाया जाता है, रेजिस्टेंस जो हो रहा है उसको कम किया जाता है। एक आयरिडेक्टोमी सर्जरी जो है वो काम में ली जाती है। आयरिडेक्टोमी के द्वारा आयरिस जो है उसको कुछ भाग को काट करके हटा दिया जाता है और उसके बाद प्रेशर जो है उसको कम किया जाता है। तो ये तो इसमें जो सर्जरी जो है वो हो जाएगी। लास्ट में बात करते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग प्रबंधन जो है वो, तो सर्जरी के पश्चात जो नर्सिंग देखभाल दी जाती है उसमें एक तो श्वसन जो है उसको सामान्य बनाए रखना, मतलब रेस्पिरेशन रेट जो उसको मेंटेन करना। तो उसमें सर्जरी के पश्चात पेशेंट जो है उसके श्वसन मार्ग जो है उसका निरीक्षण करना होता है। नियमित अंतराल पर श्वसन मार्ग जो उसको क्लीन करना होता है, मतलब उसकी सक्शनिंग की जाती है। एक पेशेंट जो है उसके वाइटल साइन जो उसको मॉनिटर किया जाता है। एक पेशेंट जो है उसका चेतना स्तर, मतलब कॉन्शियस स्तर जो होता है लेवल, उसको मॉनिटर करते रहना है। इसके बाद जैसे ही पेशेंट होश में आता है उसको वार्ड से और जो जगह है टाइम है उससे उसको ओरिएंट करवाया जाता है। एक पेशेंट जो है उसके बेड की साइड रेलिंग यूज़ की जाती है ताकि पेशेंट जो है गिरने के कारण उसको चोट नहीं लगे। सेकंड, इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ने से रोकना। तो इसमें क्या होता है कि आंखों के ऊपर ड्रेसिंग जो है उसके द्वारा ढका जाता है ताकि आई की मूवमेंट जो है वो उसको कम किया जा सके। एक सिर वाले भाग जो है उसको 30 से 40 डिग्री ऊपर उठा के रखते हैं ताकि ग्रेविटी के द्वारा प्रेशर जो है वो कम हो। एक पेशेंट जो है उसको ज़ोर से बोलने का, खांसने का मना कहा जाता है। पेशेंट जो उसका अर्ली एम्बुलेशन करवाया जाता है, मतलब रोगी को बिस्तर से जल्दी उठा लेते हैं ताकि मूवमेंट के कारण या ग्रेविटी के कारण से भी प्रेशर जो है वो कम हो। दूसरा, संक्रमण को रोकना, मतलब इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना। तो उसके लिए आंखों की प्रतिदिन एंटीसेप्टिक तरीके से ड्रेसिंग की जाती है। एक डॉक्टर के निर्देशानुसार एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो दी जाती है। एक इन्फेक्शन नहीं हो रहा है उसके लिए आंखों की लगातार जाँच करते रहना है। कुछ दिनों तक पेशेंट जो उसको आंखों को धुलने या मलने से मना करना है। एक आई ड्रॉप को डालते समय पेशेंट को हाथों को धोने के लिए कहना है। तो ये तो इन्फेक्शन से बचाने का काम हो गया।
अगला ऑपरेशन के कारण से जो जटिलताएं आती है कॉम्प्लिकेशन, उसको रोकना। तो उसके लिए इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है आईओपी, उसका नियमित मापन करना, उसको रिकॉर्ड करते रहना। एक सोने के लिए उपयुक्त स्थिति जो है प्रदान करनी है। ऑपरेशन आई जो है उसको ऊपर रखने के लिए कहना है। एक रोगी को जोर से बोलने का, हंसने का, खांसने का मना करना है। एक दृष्टि में यदि बाधा आती है तो उस दौरान हमें सहायता देनी है। उसके लिए पेशेंट जो उसके प्रतिदिन कार्यों में उसकी सहायता करनी है। एक रोगी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। रोगी के साथ कोई अटेंडर जो है उसको हमेशा साथ में छोड़ना है। एक रोगी को खुद के कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना है। लास्ट है स्वास्थ्य शिक्षा या हेल्थ एजुकेशन। तो उसके लिए रोगी या परिजनों को बीमारी और ऑपरेशन के बारे में बताना। एक रोगी को धूप में सन ग्लासेस जो है वो पहनने की सलाह देनी है। एक पेशेंट जो है उसको धूल और मिट्टी से बचने की सलाह देनी है। एक लंबे समय तक मोबाइल, टीवी आदि देखने का मना करना। एक तेज़ धूप में जाने का पेशेंट को मना करना है। एक रोगी को व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो बनाए रखने की सलाह देनी है। एक पेशेंट जो है उसको पोषण युक्त भोजन जो है वो पर्याप्त पानी पीने की सलाह देनी है। एक पेशेंट जो इसके हाथों की नियमित सफाई करने की सलाह देनी है। अलावा पेशेंट को नियमित अंतराल पर फॉलोअप विजिट जो है उसकी सलाह देनी है। तो ये तो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। और ये था ग्लूकोमा जो है वो हिंदी नोट्स के साथ। यदि आप इंग्लिश में नोट्स के साथ चाहते हैं कमेंट करना, इसको हम इंग्लिश में नोट्स के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।